हम उसको फिर से थोड़ा आपको रिपीट करके बता दे रहे हैं। आवाज़ पीछे आ रही ना? कितना है जी? 40, 40, 41 कुछ ऐसा ही होगा। 40, 40। हम तो एक ही जगह हैं जी, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे। तो देखिए, हम सारे अभ्यास का पहला स्टेप कह रहे हैं कि वास्तविकताओं की एक तर्क संगत स्वीकृति बन जाए हमारे मानस में। जो काम अध्ययन का है वो काम हम यहाँ नहीं कर रहे मुख्य रूप से, हम तो उसके कुछ बिंदुओं को यहाँ उठा करके प्रयोग कर ले रहे हैं या ध्यान दिला दे रहे हैं। हमारा जो पहला जगह है वो वास्तविकता की तर्क संगत स्वीकृति। साक्षात्कार हो गया हो, बोध हो गया हो, अनुभव हो गया हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता की तर्क संगत स्वीकृति होना और अपने कुछ अनुमान से, अपने कुछ ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से उसका सपोर्ट होना, ये मुख्य बात है। इतना हो जाए तो अभ्यास हो सकता है। तो पहला अभ्यास हम कह रहे हैं उसके आधार पर अपने भाव को ठीक रखना, विचार व्यवहार को ठीक रखना। ठीक, एक काम तो ये है। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि वही भाव विचार आचरण अभी भी हमारा कुछ है ही। हम अपने को देखने जाते हैं सीधा सीधा तो हमको अपने भाव की, विचार की, आचरण की, व्यवहार की कुछ स्थिति दिखाई देती है। उसका मूल्यांकन यहाँ हम सामान्य अर्थ में कर रहे हैं कि ये आकलन करना शुरू करें कि कितना भाग ठीक है, कितना भाग ठीक नहीं है। तो हम यहाँ कोई मूल्यांकन, समीक्षा सबको अलग अलग नहीं कह रहा हूँ मैं, सब मिला के ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये देखने का काम कर सकें कि कितना भाग ठीक है, कितना भाग ठीक नहीं। और ये आकलन अपना करना प्रमुख है। बहुत बार जीवन विद्या का शिविर करने के बाद एक चूक ये हमसे होती है कि हम ये सारी विद्वता को लगा देते हैं दूसरे का आकलन करने। ठीक, उससे कठिनाई ये होती है कि पहले जो दूसरे का आपका कुछ जगहों पे अपमान, विरोध नहीं भी दिख रहा होगा ना, इस बड़े लेंस के साथ दिखाई देने लगेगा। ठीक, 100x में। तो उससे निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, उससे समस्याएं और बढ़ भी सकती। स्वयं के आकलन को हम ठीक ठीक करते हैं तो जो सही पाते हैं उसकी पुष्टि हो जाती है, उसके लिए मजबूत तर्क हमको मिल जाता है, उसमें हमारी दृढ़ता और निष्ठा बढ़ जाती है। अब उससे वापस हमारे गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। मैं मानता हूं कि ये पहला स्टेप भी अगर हम आज के बच्चों के लिए कर पाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आज के विपरीत वातावरण में एक बच्चा घर से बहुत सारे अच्छे संस्कारों को लेकर के जब पहली बार हॉस्टल जाता है ना, चाहे स्कूल में जा रहा हो चाहे कॉलेज में जा रहा हो, महीने भर के अंदर नहीं तो कम से कम 6 महीना और साल भर के अंदर तो बहुत सारे ऐसे तथाकथित गुणों को सीख लेता है जिसको माँ बाप चाहते हैं कि ना सीखे। कि नहीं? मैं तो आजकल कहता हूँ कि हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे हैं ना, मैं खुद भी उसी में से रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि उनके माँ बाप को 10% भी नहीं पता होता उनके बारे में। 1%। हमारे यहाँ एक शादी का किसी का आया, किसी लड़की के बारे में, उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। ठीक है, ठीक है, वो लड़का हमारे परिचय का था तो उसको प्रस्ताव दिए, तो उसने पता करवाया लड़की के बारे में। संयोग से लड़की आयुर्वेदिक कॉलेज में ही थी तो पूछवाया किसी से, तो उसने जिसको कहा होगा पूछने के लिए उसने लौट करके उसको बताया कि उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसकी शादी फिक्स है और पूरा कॉलेज इस बात को जानता है। ठीक, कॉलेज पूरा जानता है ये तो हो सकता है, माँ बाप जानते हों ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमारे लिए तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि माँ बाप को बताएं भी तो क्या बताएं और कैसे बताएं, क्योंकि बेचारे उस धक्का को सहने के लिए भी तैयार हैं कि नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, माँ बाप तो एक ऐसी दुनिया में पड़े हैं कि उनको पता ही नहीं है अपने बच्चे के बारे में कुछ। हॉस्टल की स्थिति तो ऐसी हो गई है। तो मैं गलत सही का कोई वो नहीं कर रहा,
मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो भी हमारा सुसंस्कार शुरू से बना हुआ है वो विपरीत वातावरण में भी बना रह पाए, उसके लिए कुछ सटीक तर्क हमको मिल पाए, उस जीने में हमारी निष्ठा बनी रह जाए, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है जो इन शिविरों से हो सकती है, हो सकती है। दबाव में जो पीयर प्रेशर में आ करके हम बहुत सारी वैसी चीज़ों को भी करने लगते हैं जो हमको खुद ही अपने अंदर से ठीक नहीं लग रहा होता है, उनसे बचने की जगह मिल जाती है। इसका दूसरा हिस्सा है कि इस आकलन पूर्वक जो ठीक नहीं हम अपने में पाते हैं उसके बदलने के उपाय की ठीक ठीक स्पष्टता हो और उसको हम बदल सकें। तो जैसे ही अपने आकलन में हमको दिखता है कि हमारे अंदर विरोध है, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? एकदम सरल सी बात है कि स्नेह के अभ्यास को शुरू कर दीजिए। हमको अपने अंदर दिखता है अपमान है, सम्मान के अभ्यास को हम शुरू कर दें। कैसे करेंगे सम्मान का अभ्यास? अस्तित्व की किसी उस निश्चित वास्तविकता को ढूंढने का काम करिए जिस पर ध्यान बने रहने से सम्मान आपके लिए सहज हो जाता है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिए, निकालिए वैसा जो बिंदु आपको समझ में आता हो उसको अपने ध्यान में उस समय ले आइए कि वास्तविकता के उस बिंदु को पकड़िए जिस बिंदु पर ध्यान के बने रहने से सम्मान का भाव सहजता से स्थिर हो पाता है। हमको दिखता है कि हमारे अंदर अविश्वास की प्रवृत्ति है, तो अभ्यास किस बात का करना है? विश्वास के भाव का। तो क्या करेंगे? अस्तित्व की उस वास्तविकता को पकड़ने का काम करिए जिस पर ध्यान बने रहने से विश्वास का भाव आपके अंदर बहुत सहज रूप से आ जाए। तो आप परिचय शिविरों में देखेंगे हम इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के ऊपर काफ़ी बात करते हैं। भानु भैया का शिविर अगर आपने किया होगा, गोपाल बाबू का शिविर किया होगा, मोती भैया का शिविर किया होगा, गणेश जी का शिविर किया होगा, इनमें से किसी के शिविर को भी अगर आपने किया होगा तो बहुत विस्तार से आपको इंटेंशन कॉम्पिटेंस के ऊपर वहाँ चर्चा मिलेगी। और ये दिखता है कि ये दोनों के अंतर को समझ करके इंटेंशन वाले भाग को हम समझ पाते हैं तो विश्वास का भाव सहजता से बना रह पाता है। ये ढूंढने का काम शुरू कर दें। तरीका एकदम सिंपल है। जिस मूल्य का, जिस भाव का अपने में हम अभ्यास करना चाहते हैं उसके लिए कोई एक मूलभूत सिद्धांत ऐसा ढूंढा जाए जो हर मानव के लिए लागू होता हो। क्यों? क्योंकि इस भाव को हमको हर समय बना के रखने की जरूरत है अपने लिए, क्योंकि इसके बिना हमारा सुख नहीं है। तो एक यूनिवर्सल सिद्धांत हम ढूंढ सकें, उस नियम को हम ढूंढ सकें, उस सच्चाई पर हमारा ध्यान जा सके जिस पर ध्यान बने रहने से ये ठीक हो सकता है। प्रक्रिया यही चलेगी किसी भी भाव को विकसित करने की। बेस्ट तो यह है कि ध्यान को हम वहां लेके चले जाएं। प्रयास करके भी ध्यान नहीं जाता हो तब क्या करें? उसके उपाय पर हम आगे बात करेंगे। तो नीचे जो बात मैं कह रहा हूं वो ये कि पूरा समझना, जिसको हम बोध कहते हैं, अनुभव कहते हैं, अवधारणाओं की पूर्णता कहते हैं, उस पूरा होने के पहले भी जितने बिंदुओं की तर्क संगत स्वीकृति हमारे में हो गई है उतने के अभ्यास को किया जा सकता है, किया जा सकता है। उसी को लिखा है कि आत्मबोध, ब्रह्मानुभूति, ये जो बड़ी बड़ी स्थितियां हैं जीवन में, ये सबके होने के पहले भी अभ्यास पूर्वक अपने जीवन को व्यवस्थित करने के काम को किया जा सकता है। इनफैक्ट अभ्यास पूर्वक अवधारणा और अभ्यास पूर्वक जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करने से ही हमारी आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति की पात्रता बनती है, पात्रता बनती है। उसके बिना वो पात्रता ही नहीं बनती है हमारी। रोल समझ में आया? अभ्यास का महत्व क्या है? कठिनाई तो नहीं किसी को? तो बहुत सिंपल देखेंगे ना, तो अभ्यास का, अब सारे टेक्निकल परिभाषा को हटा दें। अभ्यास का मतलब है जितना आप जानते हैं। जानने का मतलब सामान्य रूप से आभास के स्तर पर, प्रतीति के स्तर पर, अवधारणा के स्तर पर जितना आप जानते हैं उसको जी लेना, ये अभ्यास का मतलब।
और जीने का मतलब कोई बाहर व्यवहार कार्य को ठीक करने को ही हम सिर्फ जीना नहीं कह रहे हैं। अपने भाव को, अपने विचार को, अपनी इच्छा को, अपने विश्लेषण को, अपने तुलन को, अपने चित्रण को, अपने आस्वादन को, अपने चयन को व्यवस्थित करने को भी हम जो है जीना कह रहे हैं। तो वो जीवन क्रियाओं को व्यवस्थित करना, अंतःकरण को व्यवस्थित करना और फिर बाहर भी उस जीने को ठीक करना, ये अभ्यास का मतलब है। अभ्यास के बारे में एक मुख्य बात समझने की यह है कि इसको सुन लेने से इसका कोई फल ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, सुन लेने से इतना ही हो सकता है कि उसकी निष्ठा बने, उसका तत्परता बने, उस रास्ते पर चलने का मन बने। फल तो चलने से ही मिलेगा, चलने से ही मिलेगा। आते प्रश्न पर हम आएंगे। चलने से ही मिलेगा, उसके बिना उसका फल नहीं मिल सकता। तीसरी बात मैं कहूँगा कि इसमें ईमानदारी और निष्ठा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी का मतलब है बहुत ठीक ठीक अपने को देखना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही के अनुरूप है कि नहीं। जिसको मैं खुद ही सही मानता हूँ, अपने जीने में कितना वो भाग है कितना नहीं है, उसका ईमानदारी पूर्वक निरीक्षण, यहाँ ईमानदारी की ज़रूरत है। बहुत बार हम अपने को ही जस्टिफाई करने की जगह से उन चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं। बहुत बार हमारी वो आदत होती है तो हमको दिखना बंद हो जाता है। तो मैं सबको कहता हूँ कि अगर वो दिख रहा है आपको तो जो जो बिंदु दिख रहा है वहाँ काम करना शुरू कर दीजिए। अगर दिख रहा हो, कुछ भी नहीं दिखना शुरू हो जाए और लगे कि सब ठीक चल रहा है, तो एक छोटा सा काम करिए। घर में जिन लोगों के साथ जी रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या क्या कमी है आप। गिनना मुश्किल हो सकता है, लंबी लिस्ट बनेगी कह रहे हैं। तो अगर खुद से वो नहीं दिख रहा हो ना, तो मैं मानता हूं कि सबको प्रयोग करके देखना चाहिए। होता है कई बार लोगों को नहीं दिखता है, लगता है हम तो सब ठीक ही हैं, लगता है। एक छोटा होमवर्क को करना चाहिए। और मैं हर बार एक बात कहूंगा कि अगर हमने सचमुच अपने ठीक होने को केंद्र में रख लिया है, जो बात मैंने पहला स्टेटमेंट कहा था शिविर शुरू करते समय कि ये स्वयं के ठीक होने की प्रक्रिया, अगर वो सचमुच हमारे केंद्र में आ गया है और फिर आप हमको ध्यान दिलाते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हमको सहयोग की तरह दिखाई देता है। अगर वो ठीक होना केंद्र में नहीं आकर के अपने को ठीक दिखाना केंद्र में आ गया है, ठीक है, फिर हमको हर बात एक चोट लगती है, ठीक है, और हम उस पर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। तो दूसरा ऐसा करे, ये तो दूसरे के साथ बात होगी तो उसका ध्यान दिलाया जा सकता है। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका ही इस पर ध्यान दिला सकता हूँ कि अगर अगला कुछ ध्यानाकर्षण के काम को हमको करता है तो उसको उतनी निष्ठा से हम देखने के काम को करें, उतनी ईमानदारी से देखें कि वो ठीक है कि नहीं। तो ईमानदारी का मतलब है ठीक ठीक अपना निरीक्षण करना, और निष्ठा का मतलब है जो ठीक समझ में आता है उसके लिए अपने मन तन धन को 100% इन्वेस्ट करना। 100% का मतलब जितना अपनी सीमा में संभव है। अपनी तरफ से उस पूरे को लगाएंगे तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी। हमारी जो योग्यता पात्रता है आज के दिन वो बढ़ती है धीरे धीरे। और ये जो आखिरी बात मैंने लिखा है इस पर तो मैं बात कर ही दिया हूं कि ये प्रक्रिया समझ करके करने की प्रक्रिया है। और समझने का मतलब भास, आभास, प्रतीति, अवधारणा और अनुभव, उसके 5 स्तर हैं, जिसमें से अभी हम आभास वाले को प्रयोग कर रहे हैं तर्क संगत स्वीकृति के आधार पर और कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर। तो प्रत्यक्ष क्रिया और अनुमान क्रिया, ये 2 क्रिया का हम मुख्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं समझने के लिए। जो नीचे 2 बात हम लिखे हैं ना, वो भी अभ्यास के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है। नहीं तो बहुत बार हमको लगता है कि चाहरहाई बहुत अधिक है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारा अभी भी है जो हम ठीक कर रहे हैं। हम अपने दिन भर के जीने को देखेंगे ना,
तो ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटा अपमान, विरोध और घृणा में घूम रहे हैं। ठीक है, बहुत बार हमारे जीवन का हिस्सा सकारात्मक भी है। ठीक है, उस सकारात्मकता पर ध्यान बना करके उसको बढ़ाना मुख्य बात है। तो जहां भी ठीक नहीं है उसका शिकायत का मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो ठीक है उसको पकड़ के और लंबा करने का है, उस ड्यूरेशन को और बढ़ाने का है। अभी भी हमारे जीने का एक बड़ा हिस्सा ठीक है। आप दर्शन में भी देखेंगे तो हम कहते हैं आदमी 51% से अधिक सही है। ये 51% कोई माप के 51 नहीं लिखा है, लेकिन 51 का मतलब होता है आधे से अधिक, कि नहीं? 51 का मतलब होता है आधे से अधिक। इसका मतलब ज्यादा हिस्सा उस व्यक्ति का आज भी सच्चाई के पक्ष में जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने की बात है। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि इस यात्रा को हम बहुत जीरो से शुरू कर रहे हैं। यात्रा का एक हिस्सा हम कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं, उसके साथ फिर आगे बढ़ने की बात है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, वो जो कई लोग इस बात को कह रहे थे कि बहुत बार जिंदगी में दिखता है कि हम वही वही गलती करते रहते हैं। बहुत बार उसी गलती के दोहराने का ये भी मतलब नहीं होता है कि हमारी कोई गति नहीं हुई। ठीक से देखेंगे तो जो बात मैंने कही कि किसी बर्तन पर लंबे समय से कालिक जम गया होता है ना, लकड़ी वाले चूल्हे पर जब खाना बनाते थे ना तो बहुत वो बात दिखती थी, वो पूरा एक काला वो जम जाता है। अगर 10 दिन 15 दिन उसकी सफाई नहीं करें ना और फिर एक बार उसको घिसना शुरू करें, ठीक है, तो एक बार घिसने से वो पूरा साफ नहीं होता है। एक बार घिसते हैं, फिर उसको धुलते हैं, फिर दूसरी बार घिसते हैं, फिर धुलते हैं, फिर तीसरी बार घिसते हैं, फिर धुलते हैं, धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। तवे पर भी लंबे समय से गंदगी जम गई हो, उसको हटाने का वही प्रक्रिया होता है। तो पहली बार घिसने से वो पूरा साफ नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी साफ नहीं हुआ। ये बात समझ में आती? तो हमको वो भी सोचने का मतलब, उसको लेके भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और पूरा ठीक नहीं हुआ है। हमको रुक के ये देखना चाहिए कि जहाँ से शुरू किए थे, दिन भर में पहले 5 बार गुस्सा आता था, तो वो 4 हुआ है कि नहीं, 3 हुआ है कि नहीं, 2 हुआ है कि नहीं। पहले जो दिन में 3 बार आता था वो सप्ताह में 3 बार पे गया है कि नहीं। पहले गुस्सा आने पर जितनी इंटेंसिटी उसकी हमारी रहती थी, जितनी देर तक हमारा मन खराब रहता था, वो ड्यूरेशन कम हुआ है कि नहीं। पहले जिन छोटे छोटे मुद्दों पर भी हमको गुस्सा आ जाता था, उन छोटे छोटे मुद्दों पर गुस्सा आना बंद हुआ है कि नहीं। ये छोटे छोटे स्टेप्स को पहचान करके हम अभ्यास को देखेंगे ना तो समझ में आएगा। तो आप वो पूछ रहे थे 24 घंटे में 24 मिनट भी हमारा होश रहता है कि नहीं लगातार। परंपरा ये कहती है कि 24 मिनट अगर होश रहना शुरू हो जाए लगातार ना, तो वो ध्यान की बहुत ऊंची अवस्था है और समाधि के बहुत करीब है। ठीक है, ऐसा शास्त्रों में लिखा बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो हम 2 मिनट भी रख पा रहे हैं आज, कल 2.5 मिनट हो रहा है कि नहीं, 2.25 मिनट हो रहा है कि नहीं, 3 मिनट हो रहा है कि नहीं। प्रोग्रेस तो यहाँ से देखा जाएगा ना। एक छोटा बच्चा जो चलना शुरू करता है ना, जिस दिन बिना सहारे के पहला कदम रखता है ना, माँ बाप बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको कि नहीं, शाबाश बेटा एक कदम तुमने रख लिया। वही बच्चा 10 साल का होने के बाद थोड़ा धीरे चल के आता है ना, तो माँ बाप कहते हैं नालायक दौड़ के आओ, जल्दी है कि नहीं। होता है ऐसा, नहीं होता? तो आप एक ही बार उस दौड़ने की जगह से अपेक्षा रखेंगे अपने से या दूसरे से, वो कैसे संभव है? उस बेबी स्टेप को भी तो हमको हर बार रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, नहीं तो उत्साह कहाँ से आएगा चलने का, कहाँ से आएगा? तो इतने बड़े माइलस्टोन को हम एक ही बार खींच देंगे और वो यार्ड स्टिक लेकर के मापेंगे। हम ब्रह्मानुभूति को यार्ड स्टिक बना लें, नागराज जी जैसा जीते थे उसको, ठीक है, बाबा जी का जीना जैसा था उसको अगर हम यार्ड स्टिक बना लें और मापते रहें,
तो आदमी छोटा दिखता रहेगा। तो उस यार्ड स्टिक से शुरू करना तो कहाँ पहुंचना है उस दृष्टि से, पर हम कितना चले हैं उसकी माप तो वहां से होनी चाहिए ना जहां से हमने चलना शुरू किया, कि नहीं। दिल्ली यहाँ से हम चलना शुरू करें तो कितनी दूरी तय हुई है, इसकी माप तो भीलवाड़ा से शुरू होगी। हम यहाँ से थोड़ी कह सकते कि दिल्ली अभी भी 300 किलोमीटर है, अभी भी 250 किलोमीटर है। दिल्ली दूर है। अगर सिर्फ ये एक भाषा प्रयोग करेंगे ना तो ये पता नहीं चलता है कि दिल्ली 420 किलोमीटर दूर है कि 1 किलोमीटर दूर है, और हमको लगता है ये 420 से 1 सब बराबर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं कि आदमी 51% सही है, ठीक है, ये बात ठीक तो लगती है, पर अभी हम जो बोल रहे हैं कि सही की स्वीकृति हम में है। जैसे कोई सही का प्रस्ताव आता है तो हम भले उसको कर नहीं रहे पर हम उसको नकार नहीं पाते हैं। तो ये जो सही की स्वीकृति हम में बनी हुई है वो कहाँ से है? टेक्निकली उसको बोले तो वो आत्मा में वो स्थिति बनी हुई है, ऐसा है कि वो है कहाँ से? टेक्निकली उसका उत्तर यह है कि अस्तित्व का होना सहअस्तित्व पूर्वक है ही, वो सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन मानव जीवन में। अगर आप बिल्कुल टेक्निकली पूछेंगे क्या है ना, तो अस्तित्व जो सहअस्तित्व पूर्वक है ही, उस सहअस्तित्व का एक लेवल का प्रतिबिंबन हर मानव में बना हुआ ही है, और मानव उसको भास के स्तर पर पहचानता ही है, या बहुत न्यूनतम ध्यानाकर्षण के साथ पहचान ही लेता है। टेक्निकल जगह तो ये है। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन करने का टूल हम यूज कर रहे हैं वो हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ लॉजिक तो है नहीं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन, हाँ, तो ऑब्जर्वेशन का आधार ये हुआ ना फिर तो कि ये सह अस्तित्व का जो प्रतिबिंब बना हुआ है। बिल्कुल। फंडामेंटली ढूंढने जाएंगे तो ऐसा ही है। हम्म। वांग्मय के संदर्भ में एक बात हमने लिखा है, वो संरचनात्मक और क्रियात्मक का अर्थ है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। संरचनात्मक में कह रहा हूँ स्ट्रक्चरल को, क्रियात्मक में कह रहा हूँ फंक्शनल को। तो वांग्मय को जब पढ़ने जाते हैं ना तो ये दोनों तरह का डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे मैंने शुरू में ये बात कही थी कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें एक मध्यांश है, 4 परिवेश है। प्रथम परिवेश में 2 अंश है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 है, चौथे में 32 है। ये उसका स्ट्रक्चरल विवरण है, संरचनात्मक विवरण है। जो हमको अध्ययन अभ्यास पूर्वक काम करना होता है ना, वो संरचनात्मक विवरण पर काम नहीं करके क्रियात्मक विवरण पर। बारिश आई है तो कपड़े उठा एक नहीं, क्या व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीने के लिए ही तो मनुष्य का जन्म हुआ है, और किस लिए हुआ है? तो अब देख लो स्थिति क्या है हमारी। देखिए, मनुष्य पशु से आगे किस रूप में है ना, उसको एग्जैक्टली उसको अगर देखेंगे तो वहां 2 क्रिया विकसित है, यहाँ कम से कम 4.5 क्रिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि उसकी 2 क्रिया व्यवस्थित है, 2 ही सही लेकिन व्यवस्थित है। हाँ, हमारी क्या है कि 4.5 क्रियाएं हैं और अव्यवस्थित हैं। ये अभ्यास से भी जुड़ता है, जो मैं नीचे लिख रखा हूं कि 2 बिंदु अभ्यास के समझ में आ जाएं ठीक से और उसको हम जी लें ना, तो हमारा जीना बेहतर हो जाएगा उस व्यक्ति की तुलना में जिसके पास 20 सूचनाएं हैं और अभ्यास 1 का भी नहीं कर रहा हो। तो अभ्यास की वही ब्यूटी है। तो वो देखिए, तो हम उसको लिख रखे हैं कि थोड़ी सूचना ही देखेंगे ना तो अभ्यास की दृष्टि से पर्याप्त, और कुछ कदम उस पर चलते हैं तो आगे के कुछ कदम का और पता चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुस्तकों का पठन नहीं करें, बाकी शिविर और चर्चाओं को ना करें, खूब करिए, लेकिन एक एक 2-2 बिंदु भी जो हमको ठीक ठीक पकड़ में आता जाता है, जिसके बारे में हमको लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, उसको जीने में उतारने के अभ्यास से हम क्यों नहीं शुरू कर सकते? तो इन सारे बातों का तात्पर्य अभ्यास को शुरू करने में है, न कि पठन या श्रवण को कम बताने में।
ये सारे का प्रयोजन यहाँ है। वो काम एक लेवल का हम कर चुके हैं तो हम इस पर और गहरी बात कर पा रहे हैं। इस अभ्यास में आपकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वांग्मय में इस पर बहुत बार बार आती है कि शास्त्र कृपा एक चीज है, गुरु कृपा एक चीज है, ठीक है। ये सब कृपा के बीच में स्व कृपा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अपने ऊपर हम ही कृपा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई क्या करेगा जी। अपनी कृपा सबसे मौलिक है, उसके साथ उसमें फिर बाकी लोगों का सपोर्ट हो सकता है, शास्त्र का, गुरु का, बाकियों का। पर अपना मन बने उस तरफ चलने के लिए हम अपनी निष्ठा और तत्परता को जगाएं, अपनी तरफ से उसकी आवश्यकता महसूस हो, वो जगह तो सबसे महत्वपूर्ण है ना। जब तक आप शिविर सुनने भर के लिए बैठे हैं ना, तब तक बड़ी मौज है जी। आप हमारे यहाँ मैं बार बार मजाक में कहता था, किसी जगह पर जीवन विद्या और विपश्यना की तुलना हो रही थी, तो उसमें मैं कह रहा था कि जीवन विद्या में स्टूडेंट बनना आसान है, कोई योग्यता नहीं चाहिए, आदमी है आके बैठ जाइए। और परिचय शिविर में तो ये है कि आप किसी भी तरह के कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, कोई रोकता भी नहीं है बहुत, ठीक है। सब तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बताता हूँ ना भाई। तो यहाँ स्टूडेंट बहुत आसान है, यहाँ टीचर बनने में थोड़ा सोचना पड़ता है, यार क्या सवाल पूछेगा, कैसे उत्तर देंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है प्रबोधकों को। जो अभी शुरू कर रहे हैं ना, उनको मेहनत दिखाई देती, जो घिस गए हैं उसमें हम जैसे लोग, उनको फिर कुछ मेहनत नहीं लगता। पर जो शुरू करते हैं उनको तो मेहनत लगता ही है। विपश्यना में उल्टा है। विपश्यना में एक स्टूडेंट को आते ही 10 घंटा एकदम ठीक से बैठने का वो चाहिए, नहीं उठोगे 4:30 बजे घंटी मार मार के उठा देंगे, नहीं पहुंचोगे 5 बजे फिर घंटी बजाने आ जाएंगे। टीचर बनना बहुत आसान है, आप बैठे रहिए आराम से, गोयनका जी का लेक्चर चलेगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगला प्रश्न पूछने आता है ना, तो उसको भी बहुत उत्तर नहीं देते, 2 में से एक बात कहते हैं या तो इस प्रश्न को गौण कर दो, विचार को हटाओ, जो अभ्यास तुमको कहा गया है संवेदना को देखने का वो अभ्यास करो, ठीक। या कहते हैं कि इसी संवेदना को देखने के अभ्यास को करते रहो, धीरे धीरे ये प्रश्न खत्म हो जाए। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा का उत्तर वहां टीचर को देने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं कहता हूँ वहाँ टीचर बनना बहुत आसान है, स्टूडेंट बनना कठिन है वहाँ, ठीक है। यहाँ तो स्टूडेंट बनना बहुत आसान है जी, आ गए बैठ गए कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब अभ्यास को शुरू करते हैं ना, तब आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तब भी आप सोचेंगे कि उसी अप्रोच से जो है, आए भागे बैठ लिए, सुन लिए, जो जी में आया पूछ लिए, जो उसने बोलना था बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो आपके सुनने से डिप्रेशन में भी आते हैं लोग। देखिए हम तो इसीलिए वही देखिए, उसमें होता वही है कि वो 51% जो सही है ना, उसको केंद्र में नहीं रख करके जो 49 या उससे कम प्रतिशत ठीक नहीं है, उसी पर अगर मुख्य रूप से जोड़ देंगे ना, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो भाग ठीक है उसको पहले रिकॉग्नाइज किया जाए, एप्रिसिएट किया जाए, स्वीकारा जाए, फिर आगे चलने की बात की जाए। एक बात और ये भी कह रहा हूं मैं कि कई सारे रास्ते या अभ्यास प्रक्रिया आपको इसमें धीरे धीरे दिखेगी। बहुत सारे रास्ते पता होने के बाद भी चलना तो किसी एक मार्ग से ही होता है। कौन से शुरू करें, 2 तरह से इसको सोच सकते हैं। इतने सारे में से किस चीज का अभ्यास करें, 2 तरह से शुरू कर सकते हैं। या तो जो बताए गए अभ्यास में से जो आपको सबसे ज्यादा अपील करता है, सबसे ज्यादा अपने करीब लगता है, सबसे ज्यादा आपको छूता है, वहां से शुरू कर लीजिए। ये समझ में आए? इसका दूसरा तरीका ये भी है
कि अपने जिंदगी की समस्याओं को देखना शुरू करिए कि जिन समस्याओं से हम आज के दिन जूझ रहे हैं उसमें कौन सी समस्या हमको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ठीक। और उस समस्या के लिए कौन सा अभ्यास है जो करने से रास्ता निकल सकता है, उस अभ्यास से शुरू कर लीजिए। ये दो अप्रोच समझ में आया? हाँ, वो जो आपको अभी बड़ी समस्या लग रही ना, जिसका दुख सबसे ज्यादा है, वो वस्तुतः आपकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, वो वस्तुतः अभी का बर्निंग प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, वो वस्तुतः सबसे बड़ी समस्या नहीं होती है। मूल समस्या तो अविद्या है। ठीक है, मूल समस्या तो आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति के नहीं होने का वो है, लेकिन वो आपका अभी फंडामेंटल दुख का कारण थोड़ी। बर्निंग चीज कई बार बहुत मौलिक नहीं होता है। बर्निंग चीज का मतलब इतना ही है कि वो तीव्र इच्छा में किसी जगह पर घूम रहा है और उसके नहीं होने की हमको पीड़ा हो रही है, इतना ही होता है। तो उससे भी शुरू करके देख सकते हैं, बट अगर वो कठिन लग रहा हो या कठिनाई लग रही हो, पहला वाला रास्ता तो खुला है ना जी। अभ्यास की यही महिमा है, हर बात आपको ठीक ही लगे इसकी भी जरूरत नहीं है। जो आपको अपने लिए ठीक दिख रहा है उसको पकड़ के चल लीजिए। मैं बार बार कहूंगा, ये कोई केमिस्ट का दुकान खोलने का चीज नहीं है कि सर्दी की भी दवा होनी चाहिए, जुकाम की भी होनी चाहिए, चूरन की भी होनी चाहिए, पेट दर्द की भी होनी चाहिए, बुखार की भी होनी चाहिए। हमारा जहां से मुद्दा रास्ता खुल रहा है वहां से हम भरने के काम को कर सकते हैं। वो तो जब आपको दूसरों को समझाने का काम करना हो और उस प्रक्रिया में घुसना हो तो फिर उसकी जरूरत पड़ती है। पर पहले अपने कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये स्टेप्स हमको समझ में आने लगते हैं किसी के लिए भी। एक बात और कहा हूं मैं कि चर्चा और अभ्यास में अंतर है। सारी चर्चा जो भी हम कर रहे हैं ना, ये कर सकती है कि अभ्यास की प्रक्रिया को आपको ठीक ठीक बता सकती है, उसका फल परिणाम दिखा करके आपके अंदर कुछ उत्साह पैदा कर सकती है, आपकी निष्ठा को, आपकी ईमानदारी को, आपकी तत्परता को बढ़ाने में कुछ मदद कर सकती है। लेकिन उसका विधिवत सेवन और अभ्यास का काम अगर नहीं करेंगे तो बहुत दूर तक ये नहीं ले जाएगा। तो मैं दोनों बात कह रहा हूं, इस चर्चा का अपना महत्व है ये भी कह रहा हूं। चर्चा माने समझना, अभ्यास माने जीना। जी जी जी, इतना ही उसमें समझने की बात है कि चर्चा पूर्वक जो समझेंगे ना, वो ज्यादातर मुद्दों पर आभास से ऊपर नहीं जाएगा। जब उसको जीने का सपोर्ट कर देंगे ना, तब वो समझना प्रतीति में, अवधारणा में प्रवेश करेगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नीचे मैं ये भी कह रहा हूं कि रास्ते का पता होना है या सूचना होना एक बात है, उस पर चलना दूसरी बात है। तो मैं अगर अपनी स्थिति को भी देखूं ना, तो बहुत सारे रास्ते हमको पता है। ठीक है, किसी एक से हम चलते हैं। आप उससे भी हमको पूछेंगे कि चल करके क्या मैं उस अंतिम जगह तक पहुंच गया हूं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एकदम सिंपल उत्तर है कि जितना चल लिए हैं ना, जितना चल लिए हैं और उसकी जो उपलब्धि है ना, उतना ही समाज में हो जाए ना, तो समाज 99% प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं। तो ये इतने बड़े माइलस्टोन, देखिए क्या हो रहा है कि जीवन विद्या एक ब्रह्मानुभूति का माइलस्टोन खींचती है। अभ्यास दर्शन के फॉर्मुलेशन में देखेंगे ना, तो 3 उपलब्धि की बात की गई है। थोड़ा टेक्निकल मैं बता देता हूं उसको, जिनको बहुत कठिन लगे भूल जाना। चिदानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद, ये 3 टर्म प्रयोग किया गया है। चिदानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद। अभ्यास दर्शन में देखेंगे तो मुझे लगता है 51-52 चैप्टर के आसपास ये पूरा एक चैप्टर है। तो कौन सा स्लाइड नंबर है जी? 45, हाँ 45-46 के आसपास होगा, 45 बताया गया मुझे। तो चिदानंद के बारे में क्रम है इसका, पहला चिदानंद है, दूसरा आत्मानंद है, तीसरा ब्रह्मानंद है।
विधिवत अभ्यास की पहली उपलब्धि को चिदानंद के रूप में पहचाना है, जिसमें आप देखेंगे तो अभयता, सतर्कता, सामाजिकता, अभाव का अभाव, ये सारी उपलब्धियां वहां पे हो जाती। ठीक, आप खोल के देख सकते हैं अभ्यास दर्शन को। ये मैं आगम प्रमाण प्रयोग कर रहा हूं कि अभ्यास दर्शन को खोल करके आगम क्रिया, टू बी प्रिसाइज, प्रयोग कर रहा हूं कि वहां पर उसको देख सकते हैं कि ये अभयता, सतर्कता, सामाजिकता, अभाव का अभाव, ये सारी विधिवत अभ्यास की प्रथमोपलब्धि चिदानंद की जगह पर हो जाती। इसका दूसरा जगह है उपलब्धि के बाद आत्मानंद, जिसको प्रत्यावर्तन सिद्धि कह रहे हैं। और ये प्रत्यावर्तन मुख्य रूप से बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा की ओर है, इसीलिए ऐसे जीवन को आत्मानुशासित जीवन कह रहे हैं। और आखिरी जगह पर ब्रह्मानंद को अभ्यास की परम उपलब्धि कहा है, जिसको सत्ता महता में अनुभूति भी कहा है। उसको मध्यस्थ जीवन की सर्वोच्च स्थिति या आचरण पूर्णता के रूप में प्लेस किया है। तो हम बात तो इस अंतिम जगह पर जाके करते हैं, ब्रह्मानंद पर इसके पहले एक बड़ी उपलब्धि आत्मानंद है, उसके पहले की एक बड़ी उपलब्धि चिदानंद है। और चिदानंद ही वो जगह है जहां समाज में सामाजिकता स्थापित हो जाती। बल्कि और अच्छे से देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसमें लिखा है, सबसे नीचे वाली पंक्ति, कि चिदानंद के सर्वसुलभ होने की संभावना है। और ये सब मैं सीधा वांग्मय को कोट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई लाइन नहीं लिख रहा हूं। चिदानंद के सर्वसुलभ होने की संभावना है। मानवीय समाज संरचना, शिक्षा और व्यवस्था ही उसके लिए आवश्यकीय तत्व है। चिदानंद की पहचान कही है स्थूल एवं सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधिता में चिदानंद है। और ये सब मैं परिभाषा वहीं की यूज कर रहा हूं, मैं इसमें अपना कोई शब्द नहीं दे रहा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण जीवन में एक सूत्रता के रूप में आत्मानंद है, और सत्ता महता में अनुभूति के रूप में ब्रह्मानंद है। ये सब मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पुस्तकों को पढ़ रखा है। जिन्होंने बहुत नहीं पढ़ा है अभी, कोई बात नहीं। निष्कर्ष की एक ही बात है कि चिदानंद पहला विधिवत अभ्यास का उपलब्धि है। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे कि क्या हुआ है, तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है अभी, क्योंकि आत्मानंद में वो बात लिखी हुई है। ठीक है, आत्मानंद में जब बुद्धि के प्रत्यावर्तन आत्मा की ओर की बात लिखी हुई है, इसका मतलब बुद्धि में, अगर मैं अपनी भाषा में अब कहूं तो आत्मबोध नहीं है अभी। क्या है पूछेंगे, क्या नहीं है तो मैंने बोल दिया, पर मुख्य है समझना क्या है वहां। अवधारणा बोध है, अवधारणा बोध। उस अवधारणा बोध के आधार पर सूक्ष्म और स्थूल जीवन में निर्विरोधिता की स्थिति को हम पा लेते। तो समाज की दृष्टि से देखेंगे ना, तो मुझे तो सारा पढ़ के ये समझ में आता है कि ऐसी भी बात हम नहीं कर रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति हर आदमी हो जाएगा तब समाज ठीक होगा। ब्रह्मानुभूति तक पहुंच करके शिक्षा व्यवस्था, ब्रह्मानुभूति तक पहुंच करके मानवीय समाज के संरचना की, शिक्षा की, व्यवस्था की एक रूपरेखा को अगर किसी व्यक्ति ने, जैसे आदरणीय ए नागराज जी ने इस काम को कर दिया, तो उस काम को करने के बाद सर्व मानव के चिदानंद में भी जीने की स्थिति हो जाए, तो समाज अपराध से, गलती से मुक्त हो सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से उस पहले माइलस्टोन को पहचानना महत्वपूर्ण है। हम उस आखिरी माइलस्टोन से बात को शुरू करेंगे तो दूर है जर्नी, दूर है जर्नी। जी, ऐसा लिखा है, विधिवत अभ्यास की प्रथमोपलब्धि चिदानंद है। मैं चित्त का प्रत्यावर्तन, चित्त का प्रत्यावर्तन, अगर टेक्निकली पूछेंगे कि क्या है, तो चित्त का प्रत्यावर्तन। पर मैं एक मिनट के लिए मैं एक बात पहले कह दूं, मैं बहुत डिटेल इसको नहीं करना चाहता हूं। एक मिनट आता हूं। इसको बताने का आशय सिर्फ हमारा इतना है कि हमारा जो पहला गोल अभ्यास का बनता है वो चिदानंद बनता है।
हाँ आता हूँ ना, मुझे पता है ना। तो कुछ निश्चित अवधारणाओं को अपने में स्थिर करने के आधार पर अपने अंतःकरण को व्यवस्थित किया जा सकता है और बाहर जीने को व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है? उसके लिए मैं आगम प्रमाण प्रयोग कर रहा हूँ। लॉजिक से भी ये बात कह सकता हूँ, प्रत्यक्ष से भी ये बात को कह सकता हूँ, बट अभी तो मैं आगम प्रमाण प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस स्लाइड का मतलब इतना ही था, और वो भी उन्होंने प्रश्न चूंकि पूछ दिया कि कब पहुंचोगे, तो कब पहुंचोगे कि अंतिम जगह से देखेंगे तो यात्रा बहुत शेष है, मैं अभी बता भी नहीं सकता हूं कि कब पहुंचूंगा। लेकिन समाज के ठीक होने के लिए जितना चाहिए ना, उसमें तो बहुत कुछ हम सब लोगों के पास होगा कि नहीं भारत जी? नहीं है? आपके पास है कि नहीं? एक मिनट, अगर आपने ये कह दिया कि आपके पास है, तो कम से कम आप तो एलिजिबल है ना इस बात को समाज में ले जाने के लिए। मुझे कहते हैं ना शादी नहीं की ना तो कोई जिम्मेवारी है। अरे भाई, तो कुछ शादी वाले लोग भी मिल जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हमारा आपका ये काम है कि कुछ ऐसे गृहस्थ लोगों को भी हम धीरे धीरे खड़ा कर सकें जो इस बात को करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। अभयता जो आती है ना, वो समाज में मानवीयता की स्थापना से बहुत सुलभ हो जाता है। ये भी अभ्यास दर्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे उसको ना तो मिलेगा। समाज में मानवीयता की स्थापना से अभयता सामान्य से सामान्य आदमी के लिए भी सुलभ हो जाता है। उसके पहले बहुत स्ट्रगल है एक आदमी के लिए, और अपने कॉम्पिटेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है उस अभयता को अपने में महसूस करने के लिए। तो मध्यस्थ दर्शन जो अप्रोच ले रहा है, और जब वहाँ अभयता की बात कह रहा है, तो वो तो ये बात कह रहा है कि समाज में अगर सामाजिकता की स्थापना हो जाए, और सामाजिकता का मतलब बहुत सिंपल है, एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक जीने की प्रवृत्ति। वही तो, ये जो भय है ना, ये तो मुख्य रूप से जो अभी मनुष्य के अमानवीय व्यवहार का भय है ना, जो एक फंडामेंटल भय है आज के दिन, उससे फ्री हो जाएंगे, उससे फ्री हो जाएंगे। तो ये बात सही है, ये बात सही है भैया। हाँ। एक वो जो अब हम दोनों प्रश्नों को ले लेंगे और हम इस स्लाइड को यहाँ से हटाते हैं। एक स्लाइड, वो जो चिदानंद है ना, उसमें सूक्ष्म और स्थूल जीवन की निर्विरोधता, तो इधर सूक्ष्म जीवन किसको बोलते हैं? स्थूल जीवन। टेक्निकली कहेंगे तो स्थूल जीवन का मतलब है व्यवहार कार्य, जिसको कह रहे हैं हम। हमारा जो बाह्य आचरण है, शरीर के साथ जो हम करते हैं, स्थूल है। परमाणु सूक्ष्म संज्ञा है, टेक्निकल भाषा अगर मैं बोलूँ तो। आप चूंकि पढ़े हुए हैं किताबों को, नहीं तो सूक्ष्म का मतलब है ये जो इच्छा विचार आशा की क्रियाएं हैं, और ये जो अवधारणा की भी क्रिया है, उसको भी कई बार एक लेवल पर हम सूक्ष्म में ही रखते हैं। अच्छा, क्योंकि वो संवेदना और शरीर के साथ जो कार्य व्यवहार करते हैं जी, वो स्थूल है। ठीक। भैया मेरा सवाल है, मैंने कल थोड़ा सा अपनी किधर ध्यान गया वो लिखा था जी। उसमें एक बात मैं जो ध्यान गया वो पीछे लिख दिया था। जीने में आ जाए, ठीक से देखना हो जाए, और तर्क संगत निष्कर्षों को भाव में देख पाऊँ। दर्शन की बात को एक बार ठीक से समझा जाए तो अभ्यास शुरू होगा। प्रश्न ये है, अविश्वास का क्या किया जाए जो बना हुआ है? परिचय शिविर किया जाए ठीक से, किसी वैसे व्यक्ति का जो इस विश्वास और अविश्वास पर बहुत बारीकी से बात करता हो। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। या एक मिनट, मेरे लिए तो पर्याप्त है कि कोई एक प्रबोधक भी जो इस पर ठीक से बात करता हो ना, उसको लिया जाए, तो मैं तो अभी उतना ही सलाह दूंगा। या किसी पुस्तक, किसी रिकॉर्डिंग को आप सीधा भी पढ़ करके अगर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा आपको थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं सामने वाला जो आपके प्रश्न का उत्तर दे, तो वो भी उपाय हो सकता है, वो भी उपाय हो सकता है। एक बात मैं अभ्यास के संदर्भ में ये भी कह रहा हूँ कि अपने बारे में सबसे ज़्यादा आप स्वयं ही जानते हैं, इसलिए क्या करना है, किस तरह से करना है, उसको बहुत ईमानदारी से आप अपने लिए पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगला कोई कितना देखेगा आपको, ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में सबसे अधिक जानते हैं कि नहीं। तो
क्योंकि आपकी उपस्थिति आपके हर क्रियाकलाप के समय रहती ही है। उसी तरह से जिस स्थिति परिस्थिति में आप जी रहे हैं ना, ठीक है, उसको भी सबसे ज़्यादा आपके अलावा कौन जानेगा जी। आप हमको 10-20 मिनट कुछ बताते हैं अपने परिवार के बारे में, घर के बारे में, रिश्तों के बारे में, उससे हमको कुछ पता चलता है। लेकिन आप जो उसको 24 घंटा कर रहे हैं, उसमें से गुजर रहे हैं, तो ध्यान देंगे तो आपको सबसे अधिक पता चलेगा। तो इसलिए उन समस्याओं का जो अंतिम समाधान है ना, उसके लिए तो अपने को ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक लेवल का सहयोग कोई भी दूसरा कर सकता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष उसका तो हमको खुद ही निकालना पड़ता है। उसके लिए सपोर्ट का काम दूसरे लोग बहुत सारे कर सकते हैं, बट आपका अपना इन्वेस्टमेंट जरूरी है, जरूरी है। तो सामान्य विवरण जो हम अभी अभ्यास के संदर्भ में दे रहे हैं, वो सबको सुन करके करके किसी एक निश्चित अभ्यास को हमको पकड़ना पड़ता है करने के लिए। मैं बार बार ये बात कहूँगा कि बहुत सारे अभ्यास एक साथ नहीं हो सकते, किसी एक को हमको विधिवत पकड़ना पड़ता है। बहुत पकड़ना चाहते हैं तो 2 को पकड़ लीजिए, पर बेहतर है कि एक को पकड़ के उसमें एक अच्छी गति कर लीजिए, फिर दूसरे को उसके साथ ऐड करिए। उसमें एक अच्छी गति हो जाए, फिर तीसरे को भी ऐड कर लीजिए। और कोई भी अभ्यास ठीक से तभी हो पाता है जब वो वरीयता में सबसे ऊपर आए। वरीयता में अगर किसी चीज को आप नीचे रख रहे हैं, तो अपने में ही ये 2 में से एक निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए। या तो हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि ये अभी मेरा अभ्यास ये वाला पहला जरूरत नहीं है, वही दूसरी चीज हमारी पहली जरूरत है, ठीक है, ऐसा निकाल लें, देख लें। या बहुत साफ साफ इस बात को समझ लें कि हम कहीं ना कहीं अपने प्रति ईमानदार नहीं। हम कह रहे हैं वरीयता में ऊपर है, लेकिन लाए नहीं है उसको। उदाहरण तो मैं रोज से ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत बार ये लगता है कि अध्ययन अभ्यास मेरी वरीयता में सबसे ऊपर है। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको जो ये बात कहते हैं कि अध्ययन अभ्यास मेरी वरीयता में सबसे ऊपर। मैं सुन भी लेता हूँ इस बात को, लेकिन अगर ये देखने जाएं कि वो आदमी दिन भर का कितना समय अध्ययन अभ्यास में लगा रहा है और कितना समय दूसरी चीज़ों में लगा रहा है, तो वो इस बात की गवाही नहीं देता है कि वो ठीक कह रहा है। हम अगर 10 घंटा जीवन विद्या के शिविर में लगा रहे हैं और कहें कि मेरा किसी दूसरे संप्रदाय के साथ बहुत बड़ा कमिटमेंट है, ठीक है, ये कैसे माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? जी 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 24 घंटे जी रहा है, जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जी रहा है। तो अभ्यास का मतलब है नियमों को समझ करके नियमों के अनुरूप जीना, न्याय को समझ करके न्याय के अनुरूप जीना, धर्म को समझ करके धर्म के अनुरूप जीना, सत्य को समझ करके सत्य के अनुरूप जीना। तो अब अगर प्रिसाइजली कहेंगे ना, तो अभ्यास का मतलब कुछ भी जीना नहीं है। कुछ भी तो हम सब जी ही रहे हैं 24 घंटे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन अभ्यास का मतलब है उस सच्चाई को समझ करके उसके अनुरूप जो ठीक जीने का स्वरूप बनता है उसको प्रयास पूर्वक करना। और अभ्यास इसीलिए कह रहे हैं कि हम प्रयास पूर्वक उसको साध रहे हैं। सध जाए तो सहजता है। तो अभ्यास का मतलब जीना जब कह रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ निश्चित सच्चाइयों को, वास्तविकताओं को समझ करके उस पर ध्यान को बनाए रखते हुए उसके अनुरूप अपने भाव को, विचार को, व्यवहार को व्यवस्थित रखना प्रयास पूर्वक सजगता के साथ। ये कर रहे हैं तो अभ्यास। जी माइक दे दीजिए। जी आप भी कुछ सवाल पूछ रहे थे, अब इसके बाद उस दूसरे सवाल को भी हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। हाँ आराम से पूछ लीजिए सर। अब मैं तैयार हूं प्रश्न के लिए। भैया मैं पूछ लूँ क्या? हाँ आप दोनों लोग तय कर लीजिए जिनको पहले पूछना। आप प्लीज कंटिन्यू।
भैया मतलब हमने जो इनर जर्नी की ग्रोथ को मेजर किया ना, वहाँ पे आपने दो चीज़ें बोली कि हमारा आवेश कम हो जाता है, हट कम हो जाता है ना, और फिर बताया कि जैसे हम अपमान करते हैं तो लगता है कि नहीं सम्मान हमको यहाँ पे देखना है ना। तो पॉजिटिव क्या तरीका है खुद की इनर ग्रोथ को मेजर करने का? ये भी बहुत अच्छी बात है, उस पर अच्छे से बात हो सकती है बशर्ते पॉजिटिविटी को हम क्रम क्रम पकड़ने लगे। ठीक, उसका बहुत पॉजिटिव भाषा ये है कि स्नेह के भाव, अगर उस अभ्यास को ठीक से करेंगे ना तो आप ये देख पाएंगे कि स्नेह के भाव को मैं कितनी देर तक अपने अंदर बना के रख पाया। वास्तविकता की जो स्मृति का मैं अभ्यास कर रहा था, उस स्मृति को, सजगता को मैं कितनी देर बना के रख पाया। अलग अलग जो परिस्थितियां आती हैं उसमें कितनी जगहों पर मैं अपनी शांति में बने रहते हुए समाधान के उपाय को क्रिएटिव ढंग से ढूंढ पाया। इनमें क्रमशः आपको वृद्धि दिखाई देगी, इनमें क्रमशः आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आज जो स्मृति और सजगता नियम के प्रति, न्याय के प्रति या कुछ निश्चित वास्तविकताओं के प्रति हमारी 5 मिनट बनी हुई थी, कल 10 मिनट होती है, परसों 20 मिनट होती है, अगले दिन 1 घंटे होती है, अगले दिन 5 घंटे होती है। ये बढ़ता हुआ हमको साफ साफ दिखता है। सजगता में भी वो बात दिखती है, भाव के ठीक होने में भी वो बात दिखती है, विचार में समाधान को अप्लाई कर पाने में भी वो बात दिखती है, और व्यवहार में उसको एग्जीक्यूट कर पाने में भी वो बात दिखती है। जैसे मैं अगर अपने लिए देखूं तो मैं अपनी जर्नी में आपको बहुत कहानियां सुना सकता हूं कि भाई मैंने किस किस तरह से किन किन जगहों पर गलतियां की, ठीक, और आज मैं कितनी आसानी से उन समस्याओं को डील कर लेता हूं। आज हमको वो समस्या ही नहीं लगती जो कल लगती थी। तो पॉजिटिव में भी देखेंगे ना तो ये स्वीकृति या मतलब जो स्मृति है उस जगह से शुरू करके भाव की जगह तक, विचार की जगह तक, व्यवहार की जगह तक, और मैं 2 मुद्दे को अभी नहीं ला रहा हूं वरना वो भी लाया जा सकता। सुविधा के सदुपयोग को हम कितना कर रहे हैं और व्यवस्था में भागीदारी को हम कितना कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों मुद्दे को अभी मैंने एक्सपेंड नहीं किया है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं लाया। ठीक है, और लाएंगे तो एक मुद्दा और आएगा कि उत्पादन प्रवृत्ति में कितना हम प्राकृतिक नियम के पालन को और उत्पादन पूर्वक जीने को बढ़ा पाए, वो भी आएगा। बट अभी हम नहीं ले रहे उसको, इसलिए नहीं बहुत एक्सपेंड कर रहा हूँ। मतलब भैया अभी आदत वैसी बनी हुई है कि एब्सोल्यूटनेस में नहीं देख पाते उसको, कंपैरिजन करते हैं ना तो दिखता है कि मैं पहले ऐसा था अभी ऐसा हूँ, है ना। एब्सोल्यूटनेस में उसको और मतलब थोड़ा अगर आप उदाहरण दे पाएं 1-2 तो कैसे देख सकते हैं? एब्सोल्यूटनेस में उसको देखने का जो सबसे पहला जगह है ना, वो इस सजगता के अब एक दिन में, जैसे आज से शुरू करिए, जी जी, कल इसी समय हमको 24 घंटे में आप ये बात बताना, कोई एक सजगता का बिंदु पकड़ लीजिए। जितना मैंने कहा ना स्नेह के अभ्यास के लिए इतने सारे, उसमें से कोई एक सजगता का बिंदु पकड़ लीजिए और इस 24 घंटे में हमको बताइए कितनी देर आप सजग रह पाए। ठीक है, ये देखेंगे तो देख सकते हैं, कल का देखिए, कल बताइए, एक दिन और उस अभ्यास को करिए और फिर परसों कितनी देर रह पाते हैं उसको बताइए। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के उस बात क्रम की बात हो सकती है। अभी चूंकि हमारा उस पॉजिटिविटी पर ध्यान देने का अभ्यास नहीं है बहुत बार, इसीलिए हमको वो निगेटिविटी से उत्तर देना पड़ता है, वरना बात तो पॉजिटिविटी पर बहुत ठीक से हो सकती है। मतलब इसमें ऐसा देख सकते हैं हमारी सफलता जो है ना वो हमारी नकारात्मकता तय करती है। कई बार ऐसा होता है, अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा होता है कि अब मैं गुस्सा नहीं करता, ये मेरी सफलता है, जबकि मैं स्नेह कितना कर रहा हूं उस पर मेरा ध्यान कम जा पाता है। Exactly. मतलब जनरली हमारे साथ ऐसा होता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है भैया, धन्यवाद। सहमत हूँ। सुनील भैया, मैं कह रहा था कि जैसे मैं तो अपना खुद का आकलन करता हूँ तो उसमें ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो आपने कहा जैसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं भी कि हम तो प्रायोरिटी में अध्ययन को, अभ्यास को रखे हुए हैं, लेकिन बाद में व्यापार, नौकरी या दूसरे घर के काम या खाने पीने उसमें ज़्यादा घूमने फिरने में। तो ऐसे में मैंने देखा जैसे मैं सुबह उठना मेरी कमजोरी है, अगर उठ जाता हूँ तो मॉर्निंग सेशन करता हूँ, नहीं उठता हूँ तो नहीं करता हूँ। बाकी ये तय किया हो भी हर किताब पढ़नी है तो वो मैं कानपुर जाता हूँ हर 2 महीने में 10 दिन और उसको ईमानदारी से करता हूँ। वहाँ पे चाहे रात को 3 बजे वो चैप्टर जिस पे चर्चा अगले दिन होनी है उसको पूरा पढ़ के उसके बाद सवाल बना के फिर सोता हूँ। तो वहाँ तो मैं कर लेता हूँ।
यहाँ आके क्या न्यूक्लियर फैमिली है, मेंबर घर में है नहीं ज़्यादा, पिताजी 86 हैं, तो फिर ऐसे में घर में वही काम करता हूँ जो घर वाले नहीं करते हैं। वो कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों करूँ उसको, तो समय तभी बचेगा, वरना बचेगा कैसे। ऑफिस में भी ऐसे कर रखा है। तो अभी मेरा ज़्यादा जोर जो है, ताकत लगा रखी मैंने अभ्यास पे, कि मैं हमेशा होश में रहूं, ध्यान बना रहे, मेरे अंदर रिएक्शन नहीं हो, आउटसाइड भी रिएक्शन नहीं हो, इनसाइड रिएक्शन भी नहीं हो। तो आउटसाइड में तो मेरे को इतनी सफलता मिली, मेरा ऐसा मानना 75% कम हो गई है। शायद मेरे साथी भी अगर ईमानदारी से बोलेंगे तो उनको लगेगा बाहर की रिएक्शन तो कम हो गई है, पर इनसाइड की रिएक्शन हाथ बहुत ख़राब है। मतलब मैंने देखा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ या को मिलता है तो उसकी कमियां अंदर आती है विचार में। तो ये मुझे लगा यार ये तो बहुत, मतलब मैं अपने खुद से आंख नहीं मिला पा रहा हूँ यार, इतना खराब आदमी हो गया मैं। इतना श्रेष्ठता का वो है कि अगर सामने वाले की कमी पहले क्यों आती है विचार में, जबकि नहीं आनी चाहिए। पर वो जब मैं होश में रहता, हर कुछ मिनट में मेरा ध्यान बार बार जाता है भी अपन क्या चल रहा है अंदर, विचार में क्या चल रहा है। तो मैं फिर इमीडिएट जब लगता है इनसाइड रिएक्शन हो रही, तो मैं उसको जब ध्यान देता हूँ रुक जाती हूँ। तो फिर मुझे सामने वाले की अच्छाई दिखने लग जाती है, क्योंकि इस वक्त हर व्यक्ति में कोई ना कोई तो अच्छाई होती ही है। तो उससे क्या सीखा जा सकता है, चाहे स्किल पार्ट ही हो वही सीख सकते हैं, या समझ में आगे है तो फिर तो बहुत अच्छा है, वो भी समझ सकते हैं उसे। तो ऐसे करके भी अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन इसमें तो बहुत अब मुझे समझ में आ गया कि ये लंबा समय क्यों लगता है। आउटसाइड रिएक्शन तो आदमी एक बार रोक लेता है, कि बाहर दूसरों के सामने प्रतिष्ठा के डर से गुस्सा नहीं किया, है ना, किसी को गलत कर दिया तो भी आप चुप रह गए, नहीं ठीक है ओके, कोई खास बात नहीं। लेकिन अंदर जो चलता है, ये इनसाइड रिएक्शन तो इतनी खतरनाक है। ओहो, मुझे लगा, अब मैं समझ पाया। गणेश ने कहा था कि मैंने कितना समय लगेगा, बोले मिनिमम 10 साल। तो मैंने कहा 10 साल, इतना तो मैं तो 58 हो गया, ईश्वरीय यात्रा में तो कैसे होगा फिर ये। तो वो बोले कि ऐसा है कि अगर एक बार भी रिएक्शन आ गई, वापस वहां से 10 साल और तो पर मैं महसूस करता हूँ वास्तव में ये है तो मजेदार, बहुत दम लग रहा है अपने आप। पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ कि स्वयं को बदलना ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। ये जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बोला, ये होता क्या है, मतलब ये होता क्या है, आप समझ में आया। पहले मैं सोचता भी समाज को ठीक करना है, अपन तो ठीक ही हैं, पत्नी को थोड़ा ठीक करना है, माता पिता मेरे भाव नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन अब मुझे जब से ये अपने पे ध्यान देना शुरू किया, तब से मुझे लगा वास्तव में अब इसके प्रति भी ज़्यादा उदारता आ गई कि नहीं, जब मैं अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ और मेरे को समय लग रहा है तो इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो अभी बताइए कि ये जो अभ्यास है ना, हर कुछ मिनट में मेरा, अभी यहाँ बैठा हूँ चाहे घर पे हूँ, सोने तक हर कुछ मिनट में। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ मैं कब कह रहा हूँ कि मेरा अहंकार खत्म हो गया, कब कह रहा हूँ मैं तो बोला ही नहीं मैंने। स्वयं श्रेष्ठता का भ्रम तो रहता ही है, ऐसा मैं जो पकड़ पाया जितना कंटेंट। देखिए, इससे ये बात पता चलती है कि आप जिन बातों को कह रहे हैं ना, आपका ध्यान जाए नहीं जाए सामने वाले का तुरंत चला जाता है कि क्या ठीक नहीं है। हाँ, वो ठीक है। तो मैंने कहा ये आपसे मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि अभी किताबें तो खाली कानपुर जाता हूँ जो पढ़ता हूँ, बाकी नहीं पढ़ता हूँ ईमानदारी से। और शिविर में होता हूँ तो उस समय ईमानदारी से सुनता हूँ। और बाकी ये ध्यान पूरा ताकत लगा रखी कि, तो वो जो 24 मिनट कह रहे थे, 24 मिनट तो एक साथ नहीं होता है कभी भी, पर हाँ हर कुछ मिनट में मेरा ध्यान जाता है अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये। तो उसको मैंने देखा कि वास्तव में इनसाइड रिएक्शन में समय लगेगा, लेकिन अगर ध्यान जाता है तो वो भी रुकती है। और मैं तो तृप्ति बढ़ती हुई देख रहा हूँ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि मेरा ज़िंदगी गोल्डन पीरियड चल रहा है ये, और कॉन्फिडेंस भी माउंट एवरेस्ट पे ही है, और अच्छी स्थिति में तो पहुंच जाएंगे। अब अनुभव तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि अभी तो आप सब गुरु लोग ही अभी नहीं पहुंचे, तो अभी या घोषणा नहीं की है। दोनों में से जो भी है वो मैं खुला छोड़ देता हूँ सवाल कि आप नहीं पहुंचे या घोषणा नहीं कर रहे हैं, कि बिना वजह क्यों किसी के और के ज़िंदगी में खटाव डाला जाए, है ना। तो ठीक है, उसे छोड़ दिया जाए, है ना। जैसे आपको वहाँ अहमदाबाद शिविर में किसी ने कह दिया तो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं।
पर ये कि मुझे तो लग रहा है कि अच्छी सीन पहुंच जाएंगे और कुछ तो ऐसे तो जाएंगे नहीं दुनिया से, कुछ तो करके जाएंगे। तो ये ठीक चल रहा है अभ्यास? वही, अब इसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ना। तो पहली बात मैं ये कहूंगा कि ये जो व्यवहार कार्य की जगह तक रिएक्शन आना बंद हो गया ना, ये जगह भी अगर हम में से हर आदमी पाल ले तो समाज से अमानवीयता खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? आप बताओ, होगी कि नहीं होगी? तो फंडामेंटल इस बात को हम अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं? आज जितनी शिकायतों की लिस्ट है हमारी समाज की, वो खत्म हो सकती है अगर इतना भर ही भाग हो जाए तो इस उपलब्धि को हमको पहचानने की जरूरत है। और पहला स्टेप यही होगा अध्ययन क्रम में, ये बात हमको समझने की जरूरत है। और इतनी बात अगर हम में हो गई है तो शिक्षा पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, संस्कृति सभ्यता पूर्वक इसका लोकव्यापीकरण हम क्यों नहीं कर सकते? ये बेसिक प्रश्न है। तो मैं इस सेशन में तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था कैसे ठीक हो उसको केंद्र में रख के नहीं कर रहा हूं वर्कशॉप, कभी आगे करेंगे। जहां हम जैसे अभी स्वयं का कैसे ठीक हो उस पर बात कर रहे हैं ना, ऐसा कोर इसी को रख के बात कर सकते हैं कि संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था कैसे ठीक होगी। लेकिन उसको करने का प्री रिक्विजिट यही है कि जो लोग उस मिनिमम को कर लिए हैं कि व्यवहार कार्य में चूक नहीं है, वही उसके धारक वाहक बन सकते हैं कि नहीं? तो इस पहले स्टेप के बाद उस पर भी बात हो सकती है कि संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के स्तर पर अभ्यास का स्वरूप क्या हो, उस सामूहिक अभ्यास का स्वरूप क्या हो जिसको हम साथ साथ मिलकर के कर सकते हैं। बात उस पर भी हो सकती, लेकिन उसको मैं आगे के लिए रख रहा हूं, इस सेशन के लिए नहीं रख रहा हूं। मतलब एक लेवल की बात हो जाए तो फिर दूसरे लेवल पर हम काम करेंगे। इस भाग को पहचानने की जरूरत है। और अगर उनको लगता है कि व्यवहार कार्य में वो नहीं मतलब ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से, इसका सत्यापन घर के लोग भी कर सकते हैं, बाहर वाले भी कर सकते हैं, ठीक। और इस सत्यापन में भी एक जो बहुत सरल चीज होती है ना, कई बार हम जब अपना आकलन करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा अधिक आकलन कर लें अपना, ठीक है। हम अगर ये मानेंगे कि हम 80% ठीक हो गए हैं तो ये संभव है कि 85 हुए हों, 60 हुए हों, लेकिन 50-60 तो हो गए ना जी, कि नहीं? उतने का सत्यापन तो बाकी लोग भी दे ही सकते हैं ना कि ये हो गया। तो किसी को भी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजों को धीरे धीरे देखेंगे। सकारात्मकता के अभ्यास का मतलब है कि जो भाग उसने कर लिया है उसको पहले रिकॉग्नाइज करना, उसको पहले अप्रिशिएट करना, उसके साथ फिर जो नहीं हुआ है उस पर बात करने की बात हो सकती है। ये पहले वाले भाग को छोड़ करके हम सीधा दूसरे वाले भाग की बात करेंगे ना, चोट लगेगी, अगला बहुत समझदार नहीं है। तो तीसरी बात मैं आपको अभ्यास के संदर्भ में एक बात कहूंगा, ये जो सजगता हम बढ़ा करके अपनी तरफ ला रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हमारा ध्यान जा रहा है और हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है और ठीक है कि नहीं है, इसको करते रहें, बहुत अच्छा है। इसके साथ एक छोटा सा काम और करना चाहिए जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि थोड़ी देर में हम ध्यान जाके ये देखें कि क्या चल रहा है, उसकी जगह हम स्टेप 0 में पहले ही अपनी तरफ से किसी ऐसी वस्तु पर ध्यान को बना करके ही जीने को शुरू करें जो हमारे अंदर स्नेह को स्थिर करता है। तो उस फंडामेंटल वास्तविकता पर अपने ध्यान को बनाए रखते हुए स्नेह के भाव के साथ हम एंट्री करें। और जब कभी भी ये दिखता है कि होश छूट गया और अंदर लौट के आए तो रिएक्शन चलता हुआ दिखा, तो हम वापस ये देखें कि उस बिंदु की स्मृति जिसके आधार पर हम जीने को शुरू किए थे, उस फंडामेंटल सही वाले भाग पर ध्यान को लौटा करके ले आए। भाव अपने आप ठीक हो जाएगा, जीना अपने आप नेचुरल हो जाएगा। तो ए प्रायोरी पहले से ही सही पर ध्यान को बनाए रखते हुए उसमें प्रवेश करना। उससे क्या है कि हम खाली नहीं खड़े हैं कि क्या चल रहा है उसको हम देखेंगे, बल्कि एक काम ले करके ही हम चल रहे हैं सार्थकता पर अपने ध्यान को बनाए रखने का। ये बात समझ में आती कि हम खाली नहीं खड़े हैं कि हम देखेंगे क्या चल रहा है और उसके हिसाब से तय करेंगे। हम कह रहे हैं इतना सब अध्ययन करके आपको सार्थकता के बारे में कुछ तो समझ में आया है ना,
उस सार्थकता पर ध्यान को बनाए रखते हुए, भाव को ठीक रखते हुए जीने के काम को हम शुरू कर लें। उसमें जब स्लिप होगा तो वापस सार्थकता पर ध्यान को ले आए, ये भाव अपने आप ठीक हो जाएगा। जी करता हूं, इनके प्रश्न को पूरा हो जाए, करता हूं। मैंने आपसे फ़ोन पे भी कहा था, मुझे वहाँ जो अटकाव दिख रहा है, मेरी इससे अभिलाष से बात हुई थी कि जैसे जब समय मिलता है किसी से बात कर रहा हूँ, ये वो बोल रहा है, ये बोल रही है पत्नी, सुन रहा हूँ, तो उस समय तो मैं ध्यान रखता हूँ अपने उस पर। तो मैं अगर टाइम मिल गया तो प्रोसेस कर लेता हूँ, और वो ओके ये शून्य में ये भी है, मैं भी हूँ, शरीर नहीं है, परमाणु है, दोनों ज्ञान संपन्न है, पहचानने का वो है जरूरत। तो ऐसे में ये देखते हुए मैं अगर टाइम मिल गया तो मैं प्रोसेस करके वो भाव को बनाए रख पाता हूँ। लेकिन कभी अगर इमीडिएट उसने रिएक्शन दिया, किसी ने भी दिया या पत्नी ने भी दिया, तो फिर उस समय कई बार वो, अब पुराने जो ने बोला कई सारी गांठें हैं तो उसको एक एक करके खुलेगी, तो वो उस समय एक्सीडेंट हो जाता है अभी भी, है ना। लेकिन ये अभी जो अभिलाष मेरी बात हुई थी कि अभी मैं जो है, ये जो भाव है ये बना रहे, उसके लिए शून्य में हम संपृक्त हैं, और सभी जो है वो क्रिया संपन्न भी हैं, ज्ञान संपन्न भी हैं, संबंध संपन्न भी हैं। तो वो उस आधार पे सोच के ये भी सुखी होके सुखी करना चाहती है, ये चाहता है, तो इंटेंशन तो किसी गलत होता ही नहीं है। उस आधार पर सोचता हूँ तो भाव टिकता भी है, पहले से तो काफ़ी सुधार दिखता है मुझे अपने आप में। लेकिन वो अभी उसने कहा ना कि फीलिंग को फील करने की बजाय फीलिंग के बारे में लॉजिक लगाते हैं, अभी तो तर्क लगता है। तो फिर मैं खूब सोचा इस पर, तो अनुभव के बाद तो वो जैसे पानी में आदर नागर ने बोला डुबोने के बाद आँख खुले तो जैसा लगता है डूबा भीगा घिरा, तो ही वो फीलिंग बनी रह सकती लगातार। तो उसके पहले ये तर्क में जो आपने लिखा ना, तर्क में बैठ जाए, है ना, तो उस आधार पे, तर्क के आधार पे मैं वो फीलिंग लाने का प्रयास करता हूँ, या फीलिंग का तर्क बैठाता हूँ, फिर उस आधार संबंध। तो अगर टाइम मिल गया तो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो इसमें और कैसे ब्रेक थ्रू मिले आगे? दो तरह से ब्रेक थ्रू मिल सकता है। एक तरीका उसका ये है कि जो मनन का दूसरा हिस्सा मैं कह रहा था ना, कि आज की परिस्थिति में जहाँ जहाँ हमारा रिएक्शन अभी हो जाता है, उन जगहों पर भी हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का स्वरूप क्या होगा, इस बात को अगर हम ढूंढ करके रखें तो हमारे पास पहले से ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मनन का दूसरे हिस्से पर हमने बात किया था ना, कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें आज के दिन हमारा रिएक्शन हो जाता है, उन परिस्थितियों में भी सही भाव के साथ रिस्पॉन्स करने का स्वरूप क्या हो, उसको अगर हमने पहले से सोच रखा है और वो उपाय अगर मेरे पास पहले से है, तो अभी वो जो गलत चलना शुरू होता है ना, वो इसलिए कि हमको एक ब्लॉकेज आ जाता है, हमारा विचार समाधान के अर्थ में नहीं चल के कुंठित हो जाता है एक जगह पर, तो भाव बिगड़ना शुरू हो जाता है। वो समाधान हमारे पास मिला हुआ है और वो फ्लो में बहता रह जाएगा तो कुंठित होता ही नहीं है। तो वो जो वाक्य लिखते ना, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है, वो विचार एक जगह पर कुंठित हो जाता है, समाधान का रास्ता नहीं दिखता है। अब वो बंद हो गया तो क्या होगा, वो नकारात्मकता शुरू हो जाएगी। तो अगर हम पहले से ही हमारे पास इस बात का उत्तर है कि कोई हमको जोर से बोल देगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई हमारी बात को नहीं मानता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, पत्नी किसी बात के लिए जिद कर रही है जो हमको ठीक नहीं लगता तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बच्चा हमारी बात को नहीं सुनता तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जितने तरह के संबंध के, हमने किसी को कोई जिम्मेदारी दी, वो काम उसने नहीं किया, समय व्यतीत हो गया, हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो रोजमर्रा के जीने में अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं, उसको रिस्पॉन्स करने का तरीका क्या हो, वो हम पहले से सोच करके रख लें, ठीक। और इसको मैं भाव के साथ तरीके को सोचने की बात कह रहा हूं, मैं कोई टेक्निक निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक। ठीक भाव है, अब वो विचार में समाधान के रूप में फैल पाए, वो उत्तर अगर हमारे पास पहले से होता है ना, तो हमारा समाधान कुंठित नहीं होता, वो फ्लो हमको मिला रहता है।
तो वो एक तो मिल पाएगा। दूसरा जो इसका जगह है वो मैं फिर से उस बात को कहूँगा कि ये जो तर्क संगत ढंग से हम चीज़ों को बैठाने की कोशिश करते हैं ना, उसकी जगह पर व्यापक में हम सभी संपृक्त हैं ही इस बात की स्मृति अर्थ स्वरूप में अपने में बना के रखी जाए, न कि शब्द स्वरूप में। जैसे इसको भी मैं एक निगेटिव उदाहरण से ही कहूँगा कि सुबह आपको किसी ने, ठीक है, बहुत बड़ा अपमान कर दिया, जो आपकी नज़र में बहुत बड़ा है, ठीक हो या नहीं हो, बट आपको बड़ा लगना चाहिए। दिन भर आप किसी भी दूसरे काम को करें, वो बात आपके अंदर घूमती रहती है, ठीक है। वो बात घूमते रहने का ये मतलब नहीं है कि वो घटना चक्र और वो शब्द वैसे ही पूरा आपके अंदर घूमे, बट एक भाव जैसा निगेटिव वाला आपके अंदर कॉन्स्टेंटली बना रहता है। इनफैक्ट यही कारण है कि उस नकारात्मकता के साथ जब हम हैं ना, तो कोई दूसरा आया है तो बहुत चांस है कि हमारी नकारात्मकता उसके ऊपर उतर जाए। तो बात जो परिचय शिविरों में गणेश जी बार बार कहते हैं ना कि घर में बॉस ने डांट दिया ऑफिस में, ठीक है, उसकी नाराजगी हो गई, मन खराब हो गया, हम घर आके पत्नी को डांट दी, पत्नी नाराज हो गई, बच्चे को डांट ली, बच्चे ने जाके गुड़िया की टांग तोड़ दी। अब गुड़िया बेचारी तो कुछ कर नहीं सकती है, तो क्रम वहाँ जाके रुकता है। एक राइट हियर राइट नाउ हम डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं परिचय शिविरों में, आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। वो दिखाता है कि रिएक्शन का चेन किस तरह से चलता है, वो दिखाता है कि वो चेन किस तरह से चलता है। तो उसमें भी देखेंगे ना, ये जो चेन चलने की पूरी प्रक्रिया है रिएक्शन की, ये प्रक्रिया तो वैसे ही चलेगी। हम अगर इस प्रक्रिया को ब्रेक करना चाहते हैं तो किसी निश्चित वास्तविकता पर हम पहले से ही अपने ध्यान को बनाए रखते हुए अपने विचार को चलाएं। तो हम पूरी व्यवस्था की सोच भी रहे हैं, शिविर को ऑर्गेनाइज करने की सोच भी रहे हैं, कार्यक्रमों को करने की सोच रहे हैं, लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। ये सारे क्रियाकलाप को करते हुए संबंध और स्नेह पर पहले से ही हम ध्यान बना करके रखें। हमारा संबंध है ही, ठीक, इस बात पर हमारा ध्यान बने रहे और फिर हम इन क्रियाकलापों को करते रहें। और ये स्मृति कोई वाक्य आपको अंदर दोहराना नहीं पड़ता है कि संबंध है, संबंध है, संबंध है, संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी आपको गुस्सा आता है तो कोई ऐसा नहीं है कि आप दोहराते हैं गुस्सा है, गुस्सा है, गुस्सा है, या उन बातों को रिपीट करते रहते हैं। वो एक स्थिति आपके जीवन की बनी होती है जिसको मैं अर्थ रूप में होना कह रहा हूं। और इसको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तभी इसका तात्पर्य ठीक से समझ में आएगा। ये ऐसे ही है कि आपको ड्राइविंग के बारे में कितना भी कहा जाए, ठीक, कि ऐसे ऐसे होता है, जब आप करना शुरू करते हैं ना, तभी आपको ठीक से उसका पता चलता है कि जो कहा जा रहा है उसका तात्पर्य क्या है। तो अर्थ रूप में वो स्मृति टिकने लगती है और बाकी सभी क्रियाकलापों को करते हुए भी वो भूलता नहीं है। इसका लूज उदाहरण देखेंगे तो हम कई सारे दे सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहीं रख रखी है, ठीक, खाना बना रही है, खाना बनाते समय भी उसकी स्मृति में बच्चा बना रहता है। अगर बच्चे का ध्यान वो रख रही है तो पूरे खाना बनाने के क्रियाकलाप के दौरान भी स्मृति में बच्चा बना रहता है। या आप किसी के लिए पसंद का खाना बना रहे हैं, कोई आपके घर आने वाला हो, उसके लिए आप पसंद का खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के दौरान वो व्यक्ति आपकी स्मृति में बना रहता है। ये बात समझ में आती? तो ऐसे ही जिस मूलभूत वास्तविकता पर हम ध्यान देना चाह रहे हैं, सहअस्तित्व पर या व्यवस्था पर या संबंध पर, उससे जुड़ा हुआ और उसके फैलाव के रूप में हमारे क्रियाकलाप हमको दिखेंगे ना, तो मूल वस्तु पर ध्यान को बनाए रखते हुए इन क्रियाकलापों को किया जा सकता है। उस अभ्यास को थोड़ा प्रयास करके ऐड करना चाहिए। उसमें जैसे मैं अभिलाष को आगे देखता हूँ कि इस मैं पहले क्या देखता था कि मैं और आप के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ शून्य है। इसने जब बोला तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं देखना है, शून्य है, ये ऊर्जा का सागर है, इसमें आप भी डूबे मैं भी डूबा हूँ। अब संबंध दिखता है, अगर शून्य ऊर्जा के, ये पूरा खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा में हम सब डूबे हुए हैं, तो संबंध दिख रहा है। अगर ये देखो हम दो के बीच में अगर शून्य है, खाली स्थान है, तो वो संबंध नहीं दिखता उतना। ठीक कह रहे, ये इसके अभिलाष की यात्रा मेरे से आगे बिल्कुल ठीक कह रहे पाता हूँ मैं ना। नहीं, जो अच्छा है तो अच्छा ही है ना।
तो अब दूसरा ये कि अभी मैं आपने जो कहा ना, तो अब मैं ये जो भी कंटेंट है इसके ऊपर मनन करता हूँ अकेले में कि वो बैठ जाए मन में। जी। तो मतलब ये जितना बैठेगा उतना आपने जो कहा शायद ये अर्थ रूप में जो है ना जी ये बना रहे, ऐसा ही है, उसमें थोड़ा मेहनत लग रही है, पर ऐसे रास्ता यही ना। हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रक्रिया यही है। हाँ हाँ, एक प्रश्न कोई कह रहे हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करके पूरा कर लेते हैं जी। है आपके प्रश्न को बाद में ले लेंगे जी, सेशन का ऑलरेडी लेट हो रहा है। प्रेम भाटिया जी को भी कुछ कहना है? नहीं, पहले आप कह लीजिए, फिर उनकी तरफ करते हैं। जी भैया, जैसे अभी जो आप कह रहे थे, जो प्रिपरेशन हम करें, है ना, वो वैचारिक हो, व्यवहारिक हो, भाषाई हो, मतलब कैसी हो, मैं उसको नहीं तीनों जगह पर हो। अच्छा। भाषा में क्या बोलेंगे वो भी तय हो, हाँ हाँ। व्यवहार में क्या बोलेंगे वो भी तय हो, और इस पूरे की क्लैरिटी विचार रूप में हमने कर लिया है, तो उस समय हमारा विचार कैसा चले ये भी तय हो। इसको हम कल थोड़ा और बात करेंगे ना, जब एनवीसी के संदर्भ में, तो उसको और डिटेल में थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, जिसका मैं एक जनरल वो दे रहा था ना कि भाई अगला हमको कुछ बोलता है तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस ही है हमारा कि हम सीधा सीधा उसके आशय को पकड़ने पर ध्यान देते। ठीक है, पहले तो हम कंसेप्चुअली समझे इस बात को कि आशय पर ध्यान देना है, फिर हमने धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस को ऐसा बना लिया कि अब हमारा ध्यान ही उस पर जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि हम समाधान को सोच रहे हैं, कई सारे समाधान मेरे पास पहले से सोचे सुचाए हैं। ठीक, हम सीधा सीधा उसको यूज कर लेते हैं। कोई बहुत नई परिस्थिति आ जाएगी तब हमको कुछ सोचना पड़ेगा, वरना तो ऑलरेडी एक सेट पैकेज है मेरे पास जो उठा के मैं दे देता हूँ। आपको लग सकता है कि मैं बहुत कुछ नया सोच करके दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो सब पहले से ही मेरे पास है, क्योंकि ये सब प्रश्न या तो मेरे अपने प्रश्न रहे हैं या जीते जीते उसको आदमी किसी न किसी दिन इनकाउंटर कर ही लेता है। तो ये मतलब भैया, तीनों जगह पर है। अंदर मुझे ऐसा दिख रहा था, मैं सुनील भैया की परमिशन से ये बोलना चाहूंगा कि जब ऑडियो वाले भैया का माइक डिस्टर्ब होता है तो दिखता है खुद की स्थिति की होता है, अंदर हिल रहा है सब कुछ। मतलब हम जिस शिविर स्थल पर बैठ करके इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वहीं के सहयोगी एक व्यक्ति के लिए भी हम नहीं देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली, ऐसा दिखता है। अब वही बात है। देखिए इसमें होता क्या है, माइक जितनी देर ठीक चल रहा है ना, माइक के रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन का हमारा कोई अभ्यास नहीं। ठीक है, लेकिन वो 10 सेकेंड 30 सेकेंड या 1 मिनट भी ठीक नहीं चलता है, उसको पहचानने का और उसका चोट लगने का डिजाइन हमारा बना हुआ है। जी भैया। ठीक, उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है कि ये बातें जिस जगह पर भी हमको पकड़ में आ जाए, हम उस व्यक्ति के लिए अपने देखने के नजरिए को यहाँ से शुरू करें कि वो सही के अर्थ में ही सहयोग करना चाह रहा है। जी। ठीक है, वो दिखना शुरू हो जाएगा, भाव ठीक हो जाएगा। ये दिखना शुरू हो जाएगा कि दिन भर में इतने देर तक तो वो ठीक कर ही पा रहा है चीज़ों को, और इस बीच में भी जो हो रहा है वो करना नहीं चाह रहा है, उसका इंटेंशन नहीं है ये डिस्टर्ब करने का। ठीक, वो परिस्थिति की बाध्यता के तहत या माइक बदलने के तहत या उसके जो भी डिजाइन है सिस्टम के ऑपरेशनल टेस्ट के तहत, इंस्ट्रूमेंट के तहत ऐसा हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन हम कहाँ करेंगे ना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस का मुद्दा है। अभी तो एक जगह पर ऑब्जर्वेशन का हमारा डिजाइन बन गया है, हम बार बार कह रहे हैं अभ्यास पूर्वक ऑब्जर्वेशन की वस्तु को शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद भैया। बढ़िया। तो अब प्रेम भाटिया जी का कुछ वो है, उसको मोड़ लेते हैं। दीदी आपसे या तो हम पर्सनल बात कर लेंगे या कल सुबह बात कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है। हाँ, आप अच्छा ठीक है भाई। हाँ जी भैया गोष्ठी का पाँच कैसे मिनट। करेंगे? 5 उसके बाद हाँ ठीक। ठीक है। अच्छा बता दीजिएगा एक बार। भाव में स्नेह कैसे आए, मैं सोच रहा था, जैसे अभी आप पूछ ही रहे थे तो बात हो रही थी, तो मैंने एक शेर लिखा था कि आपके भाव में स्नेह आ पाए, है ना, स्नेह अंदर आता है ना, आप महसूस कर पाते हैं। जैसे कल भैया जी ने बड़ा अच्छा कहा कि स्नेह के बारे में बड़ी बातें होती रही हैं, लेकिन आपके अंदर नहीं है तो आप महसूस नहीं कर पाते उसे। तो मैंने एक शेर लिखा था कि सब के सब पैदा हुए मेरी खुशी के वास्ते, सब के सब पैदा हुए मेरी खुशी के वास्ते, और मैं पैदा हुआ सबकी खुशी के वास्ते। क्या तकलीफ, क्या तकलीफ। यदि आपके वाकई भाव में आता है तो लगता है मुझे, और वाकई देखिएगा, कभी भी किसी को कोई भी नया बच्चा आया है, अरे वाह मुबारक हो,
तो नेचुरली हमें खुशी होती है, तभी तो मुबारक देते हैं। तो वो हमें भी खुशी हो रही है और उनको भी खुशी होती है कि ठीक है बिल्कुल तुम भी ऐसे होना। तो खैर मैं तो भैया जी मैं बहुत आभारी हूँ आपका। जब जब बातें करते रहते हैं, मैंने पता नहीं कितने शेर लिख दिए होंगे, पुराने याद आए हुए, नए नहीं लिखे हैं, पर मुझे काफ़ी सारे शेर याद आ रहे थे अपने बारे में भी, जैसे अपनी बात हो रही थी। तो मैं जो आपसे शेयर करना चाहता था मेन वो ये कि बाबा जी का जिक्र हो रहा था कि जब उन्होंने साधना शुरू की है ना 50s में, 50 में आ गए थे अमरकंटक और उन्होंने साधना शुरू करना था उन्होंने। और जैसे बता रहे थे कि काफ़ी सारे पैसे उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे कि इन दिनों में जब मैं साधना करूंगा कि घर में काम आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पैसे नहीं लौटाए। और पैसे कितने थे? वो बहुत 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 बड़ा अमाउंट था उन दिनों में। 1950 में कितना अमाउंट होगा? 16 लाख रुपए थे। 16 लाख रुपया 1950 में। तो उनके मित्र ने लिया, उसके बाद नहीं आ पाए तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ पाए तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि 31 दिसंबर को निकल जाना है और किसको बताना नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, ख़त्म। तो मन में ये बड़ा वो हुआ था कि अभी क्या करेंगे, वहाँ पर कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। सोचिए क्या कमाल होगा, कैसी स्थिति बनी होगी। लेकिन डिसाइड किया अब चलते हैं। तो शायद 100 रुपया उनके पास अभी था और वो 100 रुपये लेके चले गए। और बताया गया, बाबा ने अपनी बात बताई थी कि वहाँ जाकर के कुछ समय फटाफट कुछ लेकर दे के सबको दे दिया और थोड़े दिन के अंदर 100 रुपया भी ख़त्म हो गया, सबको दमड़ दिया। और फिर उसके बाद कैसे करना है, कैसे व्यवस्था करनी है, माता फल फूल ला करके इशारा करती थी और करती थी। और 6 महीने तक बाबा बकौल बाबा जी, मैंने सुना बाबा जी से बराबर से कि 6 महीने तक बाबा जी का ध्यान बार बार जब बैठते थे बार बार वही आता था। वो पैसे नहीं दे गया, पैसे नहीं दे गया, जैसे बात हो रही थी ना, बार बार तंग करते हैं चीज़ें होती हैं। तो जब उनको बार बार ये लगा तो उन्होंने शेयर किया अम्मा जी को। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने अम्मा जी से शेयर किया बाबा ने कि मेरा ना ध्यान जम नहीं रहा, मैं बार बार मुझे महसूस होता है कि वो पैसे होने होते थे, सब ठीक होता, सब ध्यान देता। तो अम्मा ने कहा कि साधना के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है। देखिए अम्मा जी ने क्या कहा, साधना के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है। और मैंने कभी कहा कि कुछ ज़रूरत है मुझे, मैं सारी व्यवस्था कर रही हूँ ना, मैं सारा जो भी भोजन व्यवस्था कर रही हूँ मैं कर रही हूँ ना, आपको तो कुछ मैं नहीं कुछ कह रही, आप अपनी साधना में लगो। तो बाबा सुन करके थोड़े बात तो सही कह रही है, बात तो ठीक कह रही हैं। फिर लगे, फिर कहने लगे मेरा ना मन जम नहीं रहा, थोड़ा सा बार बार लगता है। को तो फिर छोड़ो, चले वापस चलते हैं। यदि मन नहीं लग रहा तो फिर क्या करना है भाई, किसके लिए दिखाने के लिए साधना करनी है क्या। मैं ये कहना चाहती हूँ कि साधना के लिए पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब आप बताओ साधना करनी है कि नहीं करनी है। साधना करनी है तो करो, नहीं तो वापस चलते हैं। फिर ये क्या जखमारी करनी है, यहाँ पर क्या करना है। ये देखिए कितनी कमाल की बात है। ये होता है सहयोग, ये होता है एक आत्मीयता का कमाल। मैंने तो अम्मा जी से काफ़ी बातचीत की थी कि अम्मा वो तो बैठ जाते थे घंटों अपनी साधना में, तो आप क्या करती थी, बोर नहीं होती थी। भाई दुखी होता है ना आदमी, क्या होता है। कहते नहीं बेटा, मैं ना झोपड़ी के बाहर बैठ करके ये सोचती थी भगवान इनकी ना साधना पूरी करे। क्या कमाल है, ये देखिए क्या समर्पण है। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये बात मैं आपसे शेयर करूं। और उसके बाद बाबा जी ने निश्चित कर लिया कि ठीक है मुझे सेट होना है, मुझे ठीक करना है, ये मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत। कई बार हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। जबकि अम्मा जी इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं थी जितनी बाबा जी अम्मा जी के बारे में चिंतित थे। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पति पत्नी का आपस में सहयोग होना कितना महत्वपूर्ण है। मैंने बाबा जी से पूछा था, बाबा जी कितना समर्पण अम्मा का रहा। कहते बेटा इतना समर्पण नहीं होता तो मैं साधना कर पाता। तो ऑलवेज बाबा जी बहुत ही अस्तीम, उनको इज्जत सम्मान देते थे मामा जी को। और ये 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, शायद आपको भी ठीक लगे, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे लगता है शादीशुदा हैं, नहीं है कि नहीं। हाँ जी, हाँ कुछ आशा में भी है कि शादीशुदा होंगे और कुछ तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं होगी। ठीक है, खैर एनीवे, तो 4 पंक्तियाँ किसी की लिखी हुई हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छे लगेंगी। कहता है सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलते हैं 2 पाँव, एक पाँव पे भी लोग,
चलने को तो चलते हैं, एक पाँव पे भी लोग दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। दूसरा भी साथ दे, वो मुझे लग रहा था कि वही बात, पहले समझ उसके बाद कर्म, समझ के करो। तो ये पाँव भी ऐसे लगता है मुझे कि दूसरा भी साथ दे। यार जो समझ आएगी क्यों नहीं करें यार, फ़ायदा क्या सुनने का समझने का। यदि उस पर ध्यान नहीं देना, करना नहीं है और सिर्फ अनुभव के बाद ही कुछ ठीक होना है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें वापस सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। एक तो सूचना देता हूँ